हेलो स्टूडेंट, ये हमारे साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर की क्लास है, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ये क्लासिफिकेशन दो तरह का ICD-10 है और DSM-4 है, जो हमारे सिलेबस में या जो इम्पोर्टेंट है, जो सही माना जाता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ICD-10 का वर्गीकरण। ICD-10 के अंतर्गत कौन से डिसऑर्डर रखे गए हैं। तो क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर या एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक, अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं ICD-10। इसके अंतर्गत कौन से डिसऑर्डर्स या कैसे ये 10 के अंतर्गत क्या वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं ICD का फुल फॉर्म क्या है, ये कब आया, कहाँ से आया, WHO ने इसको प्रतिपादित किया या वर्गीकरण WHO द्वारा किया गया। ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में इसका वर्गीकरण समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत कौन से डिसऑर्डर्स रखे गए हैं, कौन से डिसऑर्डर्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो है वो भावात्मक और मनोदशात्मक स्थिति जो होती है या डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको रखा गया है। सबसे पहले कौन से हैं? भावात्मक यानी कि जो भावों से जुड़े हुए हैं, तथा मनोदशाजन्य विकार, डिसऑर्डर। विकार किसे बोलते हैं? डिसऑर्डर्स को। तो इसके अंतर्गत जो भाव से संबंधित या मनोदशा से संबंधित जो विकार आते हैं वो सारे इस कैटेगरी में वर्गीकृत किए गए हैं। और भाव मनोदशा क्या कौन से हो गए? जैसे हमारा स्ट्रेस हो गया है ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो हमारे कभी हम खुश होते हैं बहुत अधिक, कभी हम दुखी होते हैं, बाइपोलर, यूनिपोलर, ये सारे विकार हमारे भावात्मक और मनोदशा से रिलेटेड विकार जितने भी हैं वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसका दूसरा वर्गीकरण क्या है? इसके अंतर्गत 10 वर्गीकरण है। ठीक, इसीलिए इसके नाम 10 रखा गया है, ICD-10। दूसरा कौन सा है? बौद्धिक मंदता। अब दूसरी कैटेगरी क्या रखी गई है? बौद्धिक रूप से जो मंद होते हैं, बौद्धिक रूप से मंद बालक, मंद लोग। अब उनकी कैटेगरी, इसके भी सब डिवीज़न है। बौद्धिक रूप से जो माइल्ड, थोड़े बौद्धिक मंद है, जो सीवियर बौद्धिक मंद है, जिनकी मतलब बहुत ही कम बुद्धि है, जड़ बुद्धि में आते हैं, वो सारी कैटेगरी रख के इसके अंतर्गत भी वर्गीकरण किया गया है। लेकिन बौद्धिक रूप से जो मंद हैं उन्हीं को हम पूरे उसी में, जो थोड़े कम हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, वो सारे उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद तीसरा कौन सा आता है? बौद्धिक मंदता के बाद तीसरा कौन सा आता है? मानसिक विकास के विकार। ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। मानसिक विकास, अभी बताते हैं इसके कैसे अंतर है का विकार। अब मानसिक विकास, ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल होते हैं, बालक जो जन्म से पूर्व ही बल्कि जो उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है, तो न्यूरो डेवलपमेंटल अवरुद्ध होता है, मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। जन्म से
पूर्व ही उसका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाया, उसके कारण जो विकार होते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है उसके पश्चात उसमें जो विकार सहित उत्पन्न होता है, वो विकार, ये सारे मानसिक विकास का विकार इसके अंतर्गत, इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तीसरा ये समझ आ गया कि मानसिक विकास का कौन सा होता है। अब चौथा आता है वयस्क व्यक्तित्व, वयस्क व्यक्तित्व एवं व्यवहारिक विकार। विकार यानी कि डिसऑर्डर, फिर से बता देते हैं अब आप कंफ्यूज ना हो जिससे। तो जो वयस्क व्यक्तित्व यानी कि जब बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत सी उसके बाद हमारे अंदर डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं, उनके व्यवहार में कुछ डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं बड़े होने के पश्चात। जैसे जब किशोरावस्था में बालक पहुंच जाते हैं या उससे पहले क्या करते हैं, जैसे किसी की आदत होती है बार बार बातों को दोहराना, है ना, बार बार बातें रिपीट कर रहे हैं या बार बार आंख झपका रहे हैं या सिर हिला रहे हैं, इस तरह के बहुत से विकार आ जाते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब अगला आता है मनोविदिलता। मनोविदिलता तथा व्यामोहात्मक तथा व्यामोहित, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। व्यामोह क्या होते हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको बता देते हैं। मनोविदिलता यानी कि सीजोफ्रेनिया जो सुना है, सीजोफ्रेनिया से रिलेटेड जितने भी विकार हैं। व्यामोहित जिनमें डिल्यूजन्स बहुत होते हैं, जो हमारे ये विकार होते हैं उनमें विभ्रम और डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स बहुत होते हैं, उन पर आधारित जितने विकार होते हैं वो मनोविदिलता और व्यामोहित विकार कहलाते हैं। विभ्रम आपने पढ़ा है, ये विभ्रम क्या होता है, जब कोई भी चीज़ उपस्थित ना हो, कोई उद्दीपक उपस्थित ना हो, फिर भी उसको कोई उद्दीपक दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा विभ्रम। अब जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी अंधेरे में अगर जा रहा है रस्सी को सांप समझ लेगा, लेकिन रस्सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी किसी को सांप दिखाई दे जाए तो वो क्या हो जाएगा, विभ्रम हो जाएगा। इस तरह के विभ्रम मनोविदिलता के रोगियों को या व्यामोहित यानी कि हर समय उसको ये व्यामोह रहता है, डिल्यूजन रहता है कि हमारे खिलाफ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, या उसको लगता है कि हम बहुत महान व्यक्ति हैं, मैं इस देश का राजा हूँ, कुछ है भी नहीं फिर भी वो अपने आप को बहुत कुछ बड़ा बढ़ चढ़ के बता रहा है। इस तरह के व्यामोह, अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझना, है ना, व्यामोह भी कई टाइप्स के होते हैं, तो वो सारे विकार इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ये 5 कैटेगरीज तो ये हो गई, है ना। और इसी में और आगे की कैटेगरी देख लेते हैं कौन सी है, इसी में आगे की और कैटेगरी देख लेते हैं कौन सी है। तो अगली कौन सी है, मनस्तापी। प्रतिबल संबंधी, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस से संबंधित, प्रतिबल संबंधी। और कौन सी इसके अंतर्गत आती है, दैहिक विकार तथा दैहिक विकार, वो ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। मनस्तापी व्यक्ति, प्रतिबल संबंधी और दैहिक विकार। मनस्तापी यानी कि जैसे एंजाइटी वगैरह, है ना, प्रतिबल संबंधी स्ट्रेस, दैहिक विकार यानी कि जो विकार हमारे शारीरिक रोगों के रूप में दिखें, जैसे हिस्टीरिया आपने सुना होगा, तो ऐसे ही कुछ और भी दैहिक विकार होते हैं जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, यानी कि विकार आपको शारीरिक दिखेंगे लेकिन पीछे कारण कौन सा है, मानसिक कारण, वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसके बाद हमारा कौन सा आता है, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था
बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के व्यवहारिक एवं सांवेगिक विकार। इसके अंतर्गत कौन से आ जाते हैं? बाल्यावस्था और किशोरावस्था के व्यवहारिक और सांवेगिक व्यवहार। जो किशोरावस्था में कुछ ऐसे सांवेगिक व्यवहार विकार होते हैं जिनको हम इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, जैसे अल्कोहल है ना पीना, या शराब पीना, या जुआ खेलना, गांजा, चरस आदि। इस बहुत सी समस्याएं व्यवहारिक और सांवेगिक विकार के रूप में प्रकट होती हैं। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे हमारे शारीरिक एवं भौतिक जन्य शारीरिक एवं भौतिक कारजन्य व्यवहारिक संलक्षण। अब इसमें कौन से आते हैं? शारीरिक भौतिक कारण, जैसे बहुत ज़्यादा ईटिंग है ना, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा खाना या कम खाना है ना, बिल्कुल खाना छोड़ देना। तो ऐसे बहुत से ईटिंग डिसऑर्डर और इसमें हमारे एब्यूजिंग डिसऑर्डर्स, वायलेंस डिसऑर्डर्स, ये सब हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसमें और हम ऊपर ऐड कर लेते हैं कुछ एक दो, इधर ऐड लिख देते हैं। ये कितने हो गए? 8 हो चुके हैं हमारे शारीरिक एवं भौतिक कारण। इसके बाद आंगिक लक्षण युक्त आंगिक लक्षण युक्त मानसिक विकार। जो हमारे आंगिक लक्षण यानी कि जो हमारे शारीरिक रूप से जो लक्षण दिखते हैं, वो जैसे डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, वो सारे विकार हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। डिमेंशिया, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, दूसरी पर्सनालिटी बना लेना है ना, जिसमें हम नई एक पर्सनालिटी बना लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी भूल चुके होते हैं और दूसरी पर्सनालिटी तैयार कर लेते हैं। इसके बाद है मनोसक्रिय, इसके बाद कौन सा है? मनोसक्रिय पदार्थों के कारण ये कौन से पदार्थ हो गए? जैसे चरस, गांजा, अफीम, इन सब का सेवन करना है ना, के कारण मानसिक एवं व्यवहारिक विकार। तो ये कौन से हो गए हमारे? जो सक्रिय, जिनके जैसे चरस, गांजा, अफीम अभी बताया, वो सारे विकार हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये ICD जो 10 है, इसके अंतर्गत ये 10 वर्गीकरण दिए गए हैं। इन वर्गीकरण के, इनके अंतर्गत भी सब वर्गीकरण है, यानी कि इसके अंतर्गत भी अलग अलग विकार हैं जो उस चीज़ से रिलेटेड हैं, है ना। तो ये वर्गीकरण हमारा इस तरह से ICD 10 का प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ही DSM-4 का भी वर्गीकरण किया है जो ICD 10 से मिलता जुलता है, और काफ़ी कुछ समानताएं होने के कारण भी, और सबसे अच्छा वर्गीकरण होने के